प्रत्याशियों को कर रही है। दोनों लड़कों की जोड़ी एक साथ जाएगी 2027 में? बिल्कुल जाएगी, आगे भी ऐसी तरह रहेगी। और 9 सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से अगर बेईमानी नहीं कराएगी, जिला अधिकारियों को अपना जिलाध्यक्ष नहीं समझेगी, तो सब सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। 9 सीटों पर उपचुनाव किन मुद्दों पर होने जा रहे हैं? जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सरकार अगर बेईमानी नहीं करेगी और जिस तरीके से पहले दिन से ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, बीएलओ से लेकर के चुनाव से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, बीजेपी ने अपनी तरीके से पोस्टिंग दी है। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हों कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो, और फिर जो नारा निकल करके आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और नेगेटिव नारा है। ये वो लोग हैं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, अब रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के नारे जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं, और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले हैं। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग ये लगा दी है। आप भी इसी नारे को आगे लेकर बढ़ते हुए कहते हैं बटेंगे कटेंगे नहीं बल्कि पिटेंगे, तो आपने भी तो उसमें एक शब्द जोड़ दिया ना? वो किसी और संदर्भ में कहा गया था। मैंने जो कहा था वो शायद बात नहीं पहुंची, या जिस चैनल के इंटरव्यू मैंने ये कहा था कि लखीमपुर के विधायक ये कह रहे हैं कि अगर बिटोगे तो पिटोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उनका कानून, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं, और बीजेपी के लोग थोड़ा गर्दन के ऊपर पहुंच जा रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि विधायक के तमाचा पड़ा हो, उसे इंतजार करना पड़ा हो एफआईआर के लिए? तो इसीलिए वो विधायक कह रहे हैं कि बटोगे तो पिटोगे, और उस विधायक की आवाज को आप बुलंद करने का काम कर रहे हैं। अब मैं आ जाती हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि 9 सीटों को लेकर आपने अपना एक बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह आपको कांग्रेस पार्टी ने किनारे कर दिया था। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था जिससे आपके कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज थे। लाल टोपी आपकी पहचान है, आपकी पार्टी की पहचान है, लेकिन लाल आंखें आप कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं, और जैसे को तैसा वाले अंदाज में उत्तर प्रदेश में एक भी सीटें नहीं देकर, कहां वो 5 मांग रहे थे, कहां आपने उनको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने यही कहा था, और उसी पर आज भी हम लोग काम कर रहे हैं कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। और उस रणनीति के तहत 9 जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के होने जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और कांग्रेस का समर्थन है। इंडिया गठबंधन पीडीए की रणनीति पर चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी से इस बाबत बात हुई थी कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि रणनीति तभी बन सकती थी, या रणनीति तभी आगे आती जब कांग्रेस का समर्थन होता। हां, कांग्रेस के बड़े लीडर से मेरी बात हुई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या आपके समर्थकों के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वही ताकत लगाएंगे जैसा कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा? क्योंकि एक भी कैंडिडेट का नहीं उतरना, उनके उत्साह पर ऐसा लग रहा है कि पानी फिर चुका है। जो कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी समर्थन करेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने उसकी सूची समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचा भी दी है। 2 लड़कों की जोड़ी प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देश में कई जगह चुनाव है, और चुनाव देश में कई हिस्सों में है। जो भी कांग्रेस की तरफ से जो भी लीडर्स आएंगे, या जो हम लोगों की तरफ से प्रचार में शामिल होंगे, हम लोग प्रचार करेंगे।
लेकिन फिर से मैं उसी नारे पर आ जाती हूं, क्योंकि बटेंगे और कटेंगे वाला बयान हरियाणा में जाकर योगी आदित्यनाथ ने जी ने दिया था, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। वही नारा महाराष्ट्र में दिया जा रहा है और वही नारा उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बुलंद किया जा रहा है। तो ये जो ध्रुवीकरण की सियासत है, ये आप लोगों को नुकसान पहुंचाती है। वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं और यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अखिलेश जी, सरकार जानबूझ करके ऐसे नारे दे रही हो। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर मैं बात को दोहराता हूं, ये किसी लैब में तैयार हुआ था नारा, और जब नारा तैयार हो गया तो उसके लिए सबसे सुटेबल उनका लीडर कौन है, उससे ही नारा कहलवाया गया और उसी का प्रचार जगह जगह हो रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश की समस्या है, समाधान जिसका ढूंढा था, ये सरकार नाकाम है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जिस राजधानी में हम लोग बैठे हैं, आप कल्पना कीजिए कि कस्टोडियल डेथ हो रही हो, वहां पर पुलिस का अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया हो। जो थाने हमें न्याय दिलाते हैं, जहां पर हम न्याय के लिए जा सकते हैं, वो अत्याचार गृह बन गए एक तरीके से। कोई थाने में जाएगा तो हो सकता है उसकी जेब से पैसे निकाल लें या वसूली हो जाए, और वसूली के अलावा अगर कुछ हो तो हो सकता है उसकी हत्या हो जाए। ये कोई पहली हत्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसी राजधानी में इससे पहले एक दलित बेटी की हत्या की गई, कस्टोडियल डेथ हुई, और अभी हाल में ही एक और मोहित नौजवान की हत्या हो गई। सरकार के पास जवाब क्या है? और इसी लखनऊ के पास इस सरकार ने दंगा करा दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, दूसरों पे आरोप लगाते थे, वो सरकार खुद शामिल हो रही है दंगे में। जिस सरकार को सब कुछ पता था, क्या सरकार का इतना फेलियर हो सकता है, इंटेलिजेंस का इतना फेलियर हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं हो कि क्या होने जा रहा है? कभी भी प्रोसेशन निकलता है, थाने स्तर पे बैठक होती है, लीडर्स के बीच में बैठक होती है, रूट तय होता है, उसके बाद बहराइच में घटना हो गई। राजधानी में तो हुई कस्टोडियल डेथ, अभी जौनपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बिन समाज के नौजवान की हत्या कर दी पुलिस ने, पीट पीट करके हत्या कर दी। और केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हो, मेरठ हो, कई जिलों से लगातार सूचनाएं आती हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, उन परिवारों की मदद करते हैं। इसलिए ये बातें मैं कह रहा हूं, क्या सरकार के पास जवाब है कस्टोडियल डेथ के लेकर के? और फिर जो लोग ये कहते हो कि कानून व्यवस्था हमारी बेहतर है, जीरो टॉलरेंस है, मंगेश की हत्या कर दी आपने, और उस हत्या की बैलेंस के लिए आपने क्या किया? एक क्षत्रिय परिवार के नौजवान की भी हत्या कर दी और कहते हैं हम बैलेंस कर रहे हैं। क्या इनकाउंटर में बैलेंस करेंगे आप? हत्या करके कौन सा बैलेंस आप कर रहे हैं? क्या जवाब है सरकार के पास? एनकाउंटर के सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन आज सुबह जब मुख्यमंत्री जी इस मंच पर आए थे, उनकी ओर से कहा गया कि हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, अपराध मुक्त कर दिया है, और इसी से आप लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लखनऊ के जितने भी अखबार हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, सबने कवर की स्टोरी कि किस तरीके से मोहित पांडे को मारा गया। उसके परिवार का यह भी आरोप है कि जब मोहित पानी मांग रहा था तो पुलिस के लोगों ने उसे पानी नहीं दिया, उसकी जान चली गई। इसका कोई जवाब उस सरकार के पास तो बताएं। इससे पहले एक और गौतम, उसकी हत्या हुई थाने में, पीट पीट करके जान चली गई। उसमें पुलिस ये कहती है कि क्योंकि वो ताश गड्डी जुआ चल रहा था। परिवार का आरोप दूसरा है। आप बताइए, त्योहार है, त्योहार पे क्या लोग प्ले कार्ड्स नहीं खेलते? क्या उसको जुआ मान लिया जाएगा? और फिर जो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, जो कहते दंगा नहीं हो रहा, फिर उनको पुलिस पे क्यों कार्रवाई करनी पड़ी? बहराइच के दंगे में जो पुलिस पे कार्रवाई हुई, वो किसकी नाकामी है? उन्हीं का विधायक लिख करके दे रहा है बीजेपी के लोगों को कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग बीजेपी के से बेहतर कोई नहीं जानता। बीजेपी बचाने वाली दल नहीं है, बीजेपी फंसाने वाला दल है। बहराइच को वो दंगा मानने को तैयार नहीं है। अगर आप भी नहीं मानोगे तो मैं क्या किससे स्वीकार करूं? और आपको भी सावधान रहना चाहिए। ये गंगा मां से झूठ बोलते हैं। आपका एक चैनल गंगा भी है, उसका भी एबीपी गंगा नाम है, तो सोचिए क्या बोल के चले जाएंगे आपके सामने, जो मां गंगा से झूठ बोलते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपका भी एक चैनल है एबीपी गंगा।
लेकिन अब मैं आ जाती हूं, जिस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही थी और एनकाउंटर को लेकर भी बहुत सारे सवाल, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा है जो सरकार के समर्थन में इसको लेकर खड़ा हो जाता है और उसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं। जगह जगह बुलडोजर, हमने यहां तक देखा है कई जगह शादियों में दूल्हा भी बुलडोजर पर जा रहा है। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बना है। अन्याय का प्रतीक से खुशी नहीं मिल सकती किसी को, और जो लोग अन्याय के प्रतीक से खुश हो रहे हैं उनसे ज्यादा समाज में नेगेटिव व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और जिनका भाव ही विनाशकारी हो, बीजेपी के कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में विनाशकारी रेखा है। आप बुलडोजर से कोई बिल्डिंग बनाते, पुल बनाते, कोई काम करते, कंस्ट्रक्शन का काम होता, आप घर गिरा रहे हो, लाखों घर गिरा दिया आपने। उन्होंने कहा सिर्फ अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। अगर अवैध निर्माण पे कार्रवाई हुई है तो अवैध निर्माण पे जो दोषी अधिकारी थे उनके कितने घरों पे आपने बुलडोजर चलाया है, जिनकी वजह से अवैध निर्माण हो रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यहां बैठ करके कह रहा हूं, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो हेरिटेज बिल्डिंग है, क्या उसका नक्शा पास है? क्या इनका बुलडोजर वहां भी जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए? और नहीं मानते आप, किसी अपने चैनल के जो आपका स्टिंगर कोई व्यक्ति हो, चैनल का कैमरा लेकर के जाके देख सकता है। क्या उसको लीगल इलीगल क्या मानेंगे आप? आप तो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शा पास हो तो नक्शा दिखा दे। एलडीए ने पास किया कि नगर निगम ने पास किया है? मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, सरकार के लोग नक्शा दिखा दें उसका। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गाइडलाइंस दी थी उसमें इस बात को अलग रखा था कि अगर कहीं अवैध निर्माण है तो फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं, और उसी के नाम पर अगर वो अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो जनता के उस वर्ग को कैसे आप लोग बताएंगे कि सरकार जो कर रही है ये विभाजनकारी है? क्योंकि इसी के आधार पर वो वोट भी हासिल कर रही है। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं जो बात आप कह रहे हैं। एलडीए में या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनमें सब में सूची बनी हुई है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कहां कहां हुआ है। उन सूची के तहत आप क्यों नहीं घर गिरा रहे किसी का? एलडी में होगी सूची, या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनमें सूची है। और मैंने तो आपसे कहा, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या उसका नक्शा पास है? और फिर जिसने इलीगल कराया है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करके गए हैं। उनकी ओर से एक तरफ कानून प्रशासन को लेकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाने को लेकर भी उन्होंने यहां से हुंकार भरी है। एक बात मैं कह दूं आपसे, जिस प्रदेश के पास अपना परमानेंट डीजीपी ना हो, कार्यकारी डीजीपी हो, कई बैचों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो सेवा देना चाहते हैं, निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, उनके चेहरों के भाव पढ़ लीजिए आप। आईपीएस लोगों के कितने आईपीएस लोग रह गए जो उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे? इसका जवाब किसके पास है? और फिर जहां तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, आप सरकार ने बोल दिया, आपने स्वीकार कर लिया। क्या ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि 64,000 एकड़ जमीन उन्होंने क्लियर कराई है माफियाओं से, अवैध कब्जे थे जी। 64,000 एकड़, इसका डेटा कहां है? अगर आप कहते हैं पोर्टल से सुविधाएं मिल रही हैं तो आप बताएंगे ना, 64,000 एकड़ जो जमीन आपने खाली कराई जिसमें इंडस्ट्री लग रही है, उसका डेटा कहां है? और फिर आज का ये अखबार उठा करके देख लीजिए आप, इनको अपनी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने के लिए, जो अभी पहुंचनी नहीं है, वो जमीन केवल हवा में है, उसके लिए जो समाजवादी सरकार में जिस काम के लिए वो जमीन चिन्हित थी, उस जमीन पर योजना लेकर के जा रहे हैं। प्रयागराज में और आगरा में अगर इनके पास 64,000 एकड़ जमीन एकड़ खाली थी तो वहां पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है? और जिस इंडस्ट्री लगाने की बात की है, कितनी इंडस्ट्री वहां पर लग गई है?
मुख्यमंत्री ने इसी मंच से इस बात का दावा किया है कि पहले दंगों से भरा हुआ प्रदेश होता था और जब से हमारी सरकार बनी है यहां पर बहुत ज्यादा निवेश आए हैं। बोलने में सरकार कुछ भी बोल सकती है, मैं भी कुछ भी दावा कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है एबीपी न्यूज चैनल उस बात की निष्पक्ष जांच कर करके क्या क्या जमीन पर उतरा है उस पर जरूर कोई ना कोई कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है। और इसके अगर पहले की निवेश आया होता तो कहीं ना कहीं कारखाना लगता हुआ नजर आना चाहिए था। मैंने आपसे कहा ना कि जो मां गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। दावा सरकार ने क्या किया कि गंगा एक्सप्रेसवे कुंभ के मेले तक तैयार हो जाएगा, उसका कैरिज वे तैयार हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे कितना काम हो गया है सरकार बताए, कितना बन गया है। और फिर जो निवेश की बात कर रहे हैं, अगर निवेश आया होता तो $1 ट्रिलियन का जो सपना दिखा रहे हैं, ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि अंग्रेजी की बात आम आदमी न समझ पाए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तब होगी जब हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम किया है? ठीक है, सरकार के नुमाइंदे जैसे जैसे आगे हमारे साथ सेशन में जुड़ेंगे उनसे मैं इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में हम जाएं उसके पहले अयोध्या को लेकर बड़े उत्साहित हैं अखिलेश यादव जी। अवधेश प्रसाद जी को बिल्कुल आपने पोस्टर बॉय बना दिया है, जहां रहेंगे साथ लेकर, जहां जाएंगे साथ लेकर, संसद भवन में भी बगल में बिठाएंगे। तो अयोध्या ने और ये जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं लोकसभा में, उसने एक अलग तरह की ऊर्जा आप लोगों के भीतर भर दी है। लग रहा है कि वो आगे आने वाले दिनों में भी उसका असर दिखेगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को उन्होंने सबसे ज्यादा सीट जिताने का काम किया। अयोध्या की जीत बड़ी है, अयोध्या के साथ साथ कई और लोकसभाओं की भी जीत बड़ी है। बीजेपी को इस बार की चिंता करनी चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री ज्यादा वोटों से जीतते थे, कम वोटों से क्यों जीते? हार तो जीत में भी है, मतलब जीते भी हैं लेकिन हारे भी हैं वोट से। और अयोध्या का जहां तक सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद विकास रुक गया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई हैं, उससे कई गुना बेहतर काम अयोध्या में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादियों का सम्मान अयोध्या की जनता ने बहुत बढ़ाने का काम किया है। अब बीजेपी के नेता यहीं से पूछ रहे थे आपसे खास तौर से कि अयोध्या में जाकर राम मंदिर में आपने दर्शन नहीं किए हैं अब तक। इतना अयोध्या का हर जगह गुणगान कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं किए प्रभु राम। भगवान राम सब जगह हैं, भगवान सब जगह हैं। और जो बात मैंने पहले कही वही मैं फिर कहता हूं कि हम भगवान जब बुलाएंगे तो अपने आप भाग करके दौड़ कर ही चले जाएंगे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूं हरियाणा। देखिए वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति रही, पहले लगता था, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी बताया था कि वो किस तरह से क्लीन स्वीप कर रही है और बाद में उसको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की इस हार के पीछे बड़ी वजह क्या देखते हैं अखिलेश यादव? आपने जो मंत्र उत्तर प्रदेश में लागू किया था 2024 में, क्या वो मंत्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हरियाणा के लिए नहीं दिया गया? मैं कोई समीक्षा नहीं कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहयोगी लोगों ने हारने के बाद अपनी समीक्षा जरूर की होगी। कुछ तो समझ में आया होगा, इंडिया गठबंधन के आप हिस्सा हैं, सलाह तो दी होगी। मैंने तो जो समर्थन देना था मैंने समर्थन दिया था। जब चुनाव में नहीं लड़ा और हमारी पार्टी चुनाव में नहीं लड़ी तो मैंने समर्थन इंडिया गठबंधन को वहां दिया था। महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। यहां पर आपको लगातार कांग्रेस पार्टी से चिरौरी करनी पड़ी, जो खासतौर से पूर्वांचल में जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि दे दो भैया, 5 दे दो नहीं तो 25 पे लड़ेंगे। अभी की स्थिति क्या है आपके लिए? समाजवादी पार्टी कभी इस तरह का तर्क नहीं रखती। समाजवादी पार्टी ने हर बार यही कहा है कि सवाल सीट का नहीं जीत का है। और आप देखिएगा जब परिणाम आएगा तो परसेंटेज में सबसे अच्छी जीत समाजवादियों की दिखाई देगी आपको। ये प्रतिशत जोड़कर समाजवादी पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, इसी वजह से चाहते हैं हर जगह का प्रतिशत समाजवादी पार्टी के हिस्से में जुड़ता जाए।